नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका हमारे नवोदित एकेडमी पर स्वागत है। आपका ये प्यारा सा चैनल पर मैं आज तीसरा चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे। इनका लेखक है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, यानी आप फ्रेडरिक भी लिख सकते हैं, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ये एक भाषण है, भाषण दिया गया था मैक्स मुलर जी के द्वारा। ये भाषण दिया गया था अंग्रेजी में, ठीक है, जिनको बाद में डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में। डॉक्टर भवानी शंकर तो इनका ये भाषण है। भाषण क्यों दिया था, कब दिया था, इसको आगे देखेंगे। जीवन परिचय से हम फिर रिपीट कर रहे हैं। किसी भी चैप्टर का जो जीवन परिचय है वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आता है। आप अगर ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो आप जीवन परिचय पर ज़्यादा फोकस किया कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किया कीजिए, और जो सब्जेक्टिव चाहते हैं तो सब्जेक्टिव पे तो हम पढ़ा ही रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना है। आप कहीं पढ़े भी होंगे तो उसका क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, नहीं तो गैस पेपर से आप क्वेश्चन आंसर 2 नंबर का देख लीजिएगा या 3 नंबर जो भी आता है आप में। फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जो जन्म है वह 6 दिसंबर 1827 ईस्वी को जर्मनी के डेसाऊ नगर में हुआ था। जर्मनी के डेसाऊ नगर, ये जर्मनी का डेसाऊ नगर है। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर एक व्यक्ति ये था, पढ़ने में ब्रिलियंट था, और पढ़ने में इतना ब्रिलियंट था कि 18 वर्ष की उम्र में उसको लिपजिंग विश्वविद्यालय में इसका एडमिशन हो गया था। ये लिपजिंग विश्वविद्यालय जो है आपको, ये बहुत ही इंट्रेंस होता है, इसमें पहले एग्ज़ाम, पहले इंट्रेंस होता है, इसके बाद ही इसमें आपको एडमिशन दिया जाएगा। इसमें ये 18 वर्ष में ही एडमिशन ले लिया था और संस्कृत पढ़ना शुरू किया था। यूरोप के लोग अगर संस्कृत पढ़े तो बड़ी आश्चर्य लगता है, क्योंकि वो इसीलिए आश्चर्य लगता है कि संस्कृत थोड़ा सा उन लोगों के लिए क्लिष्ट है। हालांकि संस्कृत से ही उन लोगों का भाषा निर्मित हुआ, जिसको अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये था आपका जन्म जर्मनी के डेसाऊ नगर। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकता है। फ्रेडरिक के पिता थे विल्हेल्म मूलर। आप उच्चारण देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसका विल्हेल्म मूलर ये इनका आपको पिता थे, ठीक है। किनका? मैक्स मुलर साहब का पिताजी। जब मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे तो इनका पिताजी डेथ कर गए थे, यानी कि 1827 में इनका पिताजी डेथ कर गए। किनका? मैक्स मुलर जी का। मैक्स मुलर ने संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो भारतीय साहित्य में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसमें जो आपको संस्कृत जो है, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें आपको हो गया केन प्लस कठ उपनिषद, ये वेदांत है दोनों। वेदांत, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, यानी कि वेद के बाद भी अगर वेद का निचोड़ समझिए वेदांत है। उसी में केन और कठ 2 पुस्तक है। उनका संस्कृत से जर्मन भाषा में यह अनुवाद करवाया था। एक कालिदास की रचना है हितोपदेश। हितोपदेश विश्व के साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या ध्यान देना है, विश्व के साहित्य में हितोपदेश आपको महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनका भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया था कौन? मैक्स मुलर जी ने। आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि लिख सकते हैं तो पॉज करके लिख लीजिए। पॉज करने से लेकिन एक लिंक टूटता है विद्यार्थियों का, तो आप हो सकता है कि आप हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं बीच में। हम टाइम दे देंगे जब बोर्ड भरेगा, तो अभी से हम ध्यान रखेंगे, बोर्ड जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम टाइम दे देंगे। ये इतना पढ़ाई किए। आप सोचिए ना, 18 वर्ष की उम्र में ये लिपजिंग विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन हो गया, जहाँ पर ये संस्कृत का अध्ययन शुरू किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस समय। 18 वर्ष की उम्र में एडमिशन लेना इस विश्वविद्यालय में बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी ये एडमिशन लिए। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको ये आगे चल कर के महान निकला, विश्व के विद्वानों में इनका स्थान आने लगा।
और वेद को, उपनिषद यानी वेदांत को इतने गहराई से अध्ययन किए कि स्वामी विवेकानंद को बाध्य होकर के इनको एक उपाधि देना पड़ा। उस उपाधि का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जो उपाधि दिए थे उनका नाम था वेदांतियों का वेदांती। वेदांतियों का वेदांती मतलब एक तो वेदांतियों का मतलब हुआ कि जो जिसने वेदांत का रचना किया है, उसने तो बड़ी मेहनत से वेदांत का रचना किया, उपनिषद का रचना किया। उसमें भी और ज्यादा गहराई से अध्ययन कर लिया। कौन? अपना मैक्स मुलर साहब। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने इसको वेदांतियों का वेदांती कहा। खूब ऑब्जेक्टिव पूछता है इस चैप्टर से, पूछ देगा। बताओ मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? बताओ मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। जन्म 6 दिसंबर 1827। कहाँ हुआ था? जर्मनी के डेसाउ नगर में। यह भी आपको पूछ सकता है कि इसका पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। तो ये ध्यान रखना है आपको। वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने, जो हमारे देश के महान महापुरुष माने जाते हैं। तो ये है आपका परिचय इस चैप्टर का। ठीक है, अब इसमें बात ये है कि इस चैप्टर में चर्चा क्या किया गया है? भारत के महत्व को दिखाया गया है कि भारत विश्व में क्या स्थान रखता है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। ठीक है, पहली बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, आप गैस पेपर या गाइड किसी का रखिए, विवेड या ब्रिलियंट जो भी है आपके पास। अंतिम में हम उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। अब इनको ध्यान से देख लीजिएगा, एक दो बार रिवाइज भी कर लीजिएगा इनको पढ़ के। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। जीवन परिचय के समाप्त होने के उपरांत अब लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। रोचकपूर्ण चैप्टर है ये, थोड़ा सा क्लिष्ट भी है, ध्यान रखना है क्योंकि भाषण है, विद्वान व्यक्ति दे रहे हैं, तो ध्यान रखना। चैप्टर कहता है ये कि भारत का जब आप नक्शा देखिएगा तो ऊपर में हिमालय है, नीचे में श्रीलंका। इन दोनों के बीच जो देश है उसी का नाम है भारत। और इस भारत में हजारों प्रकार की पेड़ पौधा है, अनेक प्रकार की खनिज संसाधन है, हजारों प्रकार की जीव जंतु है। पश्चिमी घाट ले लीजिए, हिमालय का वन क्षेत्र ले लीजिए, भरा पड़ा है खनिज। छोटा नागपुर, दक्षिण का पठार खनिज से भरा हुआ है। इस कारण से भारत को सभी संपदाओं से युक्त कहा है मैक्स मुलर ने। कहा कि भारत को कोई कमी नहीं है, भारत तो संपन्न राष्ट्र है। भारत के पास दुनिया की सभी खनिज संपदा है, दुनिया की सभी वृक्षों की प्रजाति है, पेड़ पौधों की प्रजाति है, दुनिया की प्रमुख जीव जंतुओं की प्रजाति है। समस्त भूमंडल, समस्त विश्व में भारत एक अनोखा देश है, क्योंकि इस क्षेत्र में यहाँ पर आपको सारा खनिज मिलता है, सारा पेड़ पौधा है, अनेक प्रजातियों की। ठीक है, इसीलिए मैक्स मुलर साहब ने ये कहा है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी उठा सकता है, समस्त भूमंडल में भारत खनिज संपन्न देश है, व्याख्या कीजिए। तो इनका आप आंसर यही दीजिएगा कि वो जो देश है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे लेखक मैक्स मुलर जी ये कह रहे हैं कि जो भारत है, यूरोप का जो व्यक्ति है वो भारत को गलत तरीके से देखता है। यूरोप का व्यक्ति आया, कलकत्ता घूम लिया, मुंबई घूम लिया, दिल्ली घूम लिया, हो गया रिटर्न, अब उसी पर लिख देगा भारत ये, भारत वो, भारत ये। मैक्स मुलर साहब बोले कि हे यूरोप वासियों, हे यूरोप के विद्वानों, आपको भारत को पहचानने के लिए एक अलग दृष्टि की आवश्यकता है, एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत को आप यूं ही नहीं समझ सकते हैं, भारत को समझने के लिए आपको भारत भी होना पड़ेगा। ये हम जोड़ रहे हैं, एडिंग मेरा। तो भारत को समझने के लिए किनको दृष्टि की आवश्यकता है? यूरोप के विद्वानों को। आगे मैक्स मुलर साहब इसमें ये कहते हैं कि ये जो आपको यूरोप के व्यक्ति है उनको एक सलाह देते हैं, यूरोप के विद्वानों, अगर तुमको भारत को जानना है तो सिर्फ कलकत्ता, दिल्ली और
मुंबई घूम करके, चेन्नई घूम करके आ जाओगे तो नहीं जान पाओगे बच्चे। आपको अगर भारत को जानना है तो आपको भारत के गाँव को जानना होगा। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे। सच्चे भारत का दर्शन आपको गांव में होगा। मैक्स मुलर साहब बोल रहे क्यों? क्योंकि गांव अभी भी नैतिक मूल्यों को बचा करके रखा हुआ है, क्योंकि गांव अभी भी पर्यावरणीय मूल्यों को, पर्यावरण को बचा करके रखा हुआ है। शहर जाइए, दिल्ली जाइए, पटना जाइए, बीमार पड़ जाइएगा, नहीं रहा रहने के लायक जगह। प्रदूषित, कचरा, वायु प्रदूषण, टेम्परेचर है। गांव बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि गांव के लोग अभी तक मोरलिटी, नैतिक मूल्य को बचाए हुए रखा हुआ है, सांस्कृतिक मूल्य को बचाए हुए रखा हुआ है। तो भारत ने जो विश्व को दिया वो तो आपको गांव में जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या दिया, क्या है यहाँ। ये तो आप भारत को नहीं जान पाइएगा। ऐसा मैक्स मुलर साहब भाषण में कह रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, जैसे कि आप देखिए ना, गांव में पीपल की पूजा होती है, नीम को शुद्ध माना जाता है, नीम ऑक्सीजनदायक, पीपल, तुलसी पवित्र माना जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर भारत को जानना है, सच्चे भारत का दर्शन आपको कहाँ हो सकता है? सच्चे भारत का दर्शन आपको गाँव में हो सकता है। इसके बाद कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को दैवत विज्ञान में रुचि है, जीव विज्ञान में रुचि है, वनस्पति विज्ञान में रुचि है, भूगोल में रुचि, भू विज्ञान में रुचि है, सिक्का शास्त्र में रुचि है, सिक्का शास्त्र, भाषा विज्ञान में रुचि है, विधि कानून विज्ञान में रुचि है, नृ विज्ञान में रुचि है, वो सभी व्यक्ति आ जाओ भारत, सब कुछ मिलेगा यहाँ। दैवत विज्ञान का मतलब होता है कि जो रहस्य है, रहस्यता का जो विज्ञान है, रहस्य उनका विज्ञान है दैवत विज्ञान। नृ विज्ञान का मतलब हुआ कि आदमी का उत्पत्ति कैसे हुआ इसका पता लगाना। वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधा का विज्ञान, भू विज्ञान पृथ्वी का विज्ञान, सिक्का विज्ञान, सिक्का अनेक, सिक्का विज्ञान के लिए भारत इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अनेक सारा शासक आया, वो अनेक सिक्का चलाया, रोमन आया, ग्रीक आया, यूनान आया, ठीक है, मुगल आया, ये सभी लोगों ने, शक, हून, ये सारे शासकों ने अपना अपना सिक्का चलाया। तो सिक्का शास्त्र में जिसको अभिरुचि है, इंटरेस्ट है, ज्ञान चाहते हो, अध्ययन करना चाहते हो, शोध करना चाहते हो, वो चले आओ यहाँ। कानून विधि का सबसे अच्छा जगह हो सकता है क्योंकि विधि व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले अभी तक के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में ही हुआ है, भारत में ही हुआ है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लिच्छवी भारत का पहला गणतंत्र था, विश्व का पहला गणतंत्र था, 1707 राजाओं का एक प्रतिनिधि था, हाँ, जो हमारे वैशाली डिस्ट्रिक्ट में अभी है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या उठाएगा, किन क्षेत्रों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भारत महत्वपूर्ण जगह है? दैवत विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, नृ विज्ञान, भू विज्ञान, सिक्का शास्त्र, भाषा विज्ञान, कानून विज्ञान में अभिरुचि रखने वाले लोगों के लिए भारत महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। वो यहाँ पर आकर के आप अध्ययन कर सकते हैं, पर्याप्त सूचनाएं, संसाधन यहाँ पर उपलब्ध है। तो अगले क्वेश्चन, चलते हैं हम लोग आगे। मैक्स मुलर साहब क्या कहते हैं, देखते हैं। देखिए, एक वारेन हेस्टिंग्स के समय के घटना का चर्चा यहाँ पर मैक्स मुलर साहब ने कहा है। बनारस के पास सोने का सिक्का का घड़ा एगो मिला था वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग ने उस सोने के सिक्के के घड़ा को बनारस से भेज दिया इंग्लैंड, सोने का घड़ा, सोना सिक्का का घड़ा। तो अब खुश होकर के विक्टोरिया ने इसको प्राइज दिया, प्रशंसा किया, लेकिन उस सिक्का को नष्ट कर दिया गया। मैक्स मुलर कहते हैं कि अगर ये सिक्का बचा रहता तो हो सकता है कि अभी ऐतिहासिक उलझन जो कुछ है हमारा वो सुलझ जाता। गलाना नहीं चाहिए, वारेन हेस्टिंग को भेजना ही नहीं चाहिए था, सिक्का को भारत में रखता, भारत के पुरातत्व भवन में इसको रख देता, तो इससे भी आपको जो है आपको फायदा रहता है इससे।
ऐतिहासिक उलझन थोड़ा कम होता। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैक्समुलर साहब आगे कहते हैं कि भारत का योगदान नीति कथा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण रहा है। नीति कथा क्या है? ऐसा कथा जो आपको कुछ नैतिक ज्ञान दे, आपको अच्छा बनाने में मदद, भूमिका निभाए अच्छा बनाने में, वही नीति कथा है। दुनिया में नीति कथा सबसे पहले शुरू हुआ था बौद्ध ग्रंथ में। तो बौद्ध ग्रंथ अगर नहीं होता तो आज हम लोग नीति कथा नहीं देखते, है ना। एक उसका करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान रसरी आवाज जात सर पर परत निशान, ये नीति कथा ही है। इसमें जो स्टोरी दिया गया था वरदराज का, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। तो नीति कथा में महत्वपूर्ण योगदान भारत का रहा है। कैसे? बौद्ध ग्रंथ नीति कथा का स्रोत है, उत्पत्ति, जन्मस्थल, पिता है ये। इसके बाद मैक्समुलर कहते हैं कि धर्मों की दृष्टि से भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। धर्मों की दृष्टि से कैसे? विश्व का जो महान धर्म है, हिंदू, बौद्ध, जैन, सबका जन्म भारत में ही हुआ है। यही तो धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व है। इसके बाद भारत जरथुरुस एवं पारसी धर्म का शरण स्थली भी रहा है। यहाँ का लोग जब हिंसा हुआ था तो भाग करके आया था भारत। ये दोनों धर्म भारत का हम एक्सेप्ट करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, मेरा विश्व परिवार है, आप भी मेरे परिवार हो, आओ स्वागत है। ठीक है, तो धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? कि धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व ये है कि धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन जैसे महान धर्मों का जन्म स्थली है एवं जरथुरुस एवं पारसी धर्म का शरण स्थली है। ये मैक्समुलर साहब कह रहे हैं। इसके बाद मैक्समुलर साहब कहते हैं कि भारत और यूरोप के बीच में व्यापार भी होता था। प्रमाण क्या देते हैं? ये कहते हैं कि आप शाहनामा नामक पुस्तक को आप अगर निकालिएगा, यह पुस्तक 10वीं और 11वीं सदी में लिखा गया था। ठीक है, इसमें आपको साफ साफ रोमन व्यापार का वर्णन मिलेगा, जो कि प्राचीन व्यापार भारत और यूरोप के बीच को दर्शाता है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ऐसा कहना है हमारे मैक्समुलर सर का। ठीक है, इसके बाद जो है आपको ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। नीति कथा में भारत का योगदान बताओ, धर्मों की दृष्टि से भारत का महत्व बताओ, शाहनामा को बताओ, यानी कि यूरोप और भारत के बीच में जो व्यापार संबंध है इनको आप बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये है कि भारत, मैक्समुलर कहते हैं कि भारत सुदूर भविष्य और अति प्राचीनता को जोड़ता है, उसके बीच में भारत खड़ा है। कैसे? देखिए, संस्कृत भाषा जो है बहुत पुराना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पुराना भाषा संस्कृत है। इसका मतलब है भविष्य में उत्पन्न होने वाले हजारों समस्या का समाधान इस भाषा में हो सकता है, संभावना इस बात की है। और पहले जो समस्या को सुलझाया गया उसका भी एक भंडार ये है। अभी तो प्राकृत संस्कृत को बेहतरीन तरीके से पढ़ा भी नहीं गया है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि संस्कृत भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो प्राचीनता को भी और सुदूर भविष्य को भी जोड़ता है। इसीलिए भारत प्राचीनता और सुदूर भविष्य के बीच में खड़ा है, मैक्समुलर साहब ये कहते हैं। संस्कृत की विशेषता भी मैक्समुलर साहब कहते हैं कि संस्कृत की विशेषता यह है कि यह भारतीय जो यूरोपीय जो भाषा है उनका जन्म इसी से हुआ है। ग्रीक और लैटिन को लेकर के विवाद चल रहा है। ग्रीक और लैटिन और संस्कृत की कुछ शब्द समान है, जैसे अग्नि, अग्निस, इस टाइप से शब्द कुछ समान है। इसलिए अगर बीच में आप संस्कृत को रखते हैं तो ग्रीक और लैटिन की जो समस्या है वो खत्म हो जाता है, और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि संस्कृत से ही ग्रीक और लैटिन भाषा की उत्पत्ति हुआ। ये विशेषता लेखक ने बताया है। ठीक है, आगे बात क्या है? आगे बात मैक्समुलर साहब ये कहते हैं कि मैं संस्कृत के इतिहास को ही वास्तविक इतिहास मानता हूँ, क्योंकि इसमें हजारों ज्वलंत समस्याओं का भी समाधान है, और जो पहले की समस्या है और जो भविष्य में पैदा होगी उनका भी समाधान संस्कृत भाषा में संग्रहित है। अच्छी ग्रंथों की रचना, उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना भी संस्कृत में ही है। यही संस्कृत भाषा की आपको
विशेषता हो गया। ठीक है, तो आगे कहते हैं कि भारत जो है, आपको भारत में अभी भी अनेक सारी चीज़ों का आपको मिल सकता है, अनेक सारी चीज़ों का ज्ञान मिल सकता है। अनेक सारे जो लोग हैं, जो यूरोप के विद्वान हैं, वो भारत आकर के अध्ययन अभी भी कर सकते हैं। नया सिकंदर कहा है, हे नया सिकंदरों, मतलब हे जिज्ञासु यूरोप के विद्वानों, अभी भी आपके लिए भारत एक साम्राज्य है जिसे आप विद्वता के बल पर अनुसंधान के माध्यम से जीत सकते हो। तो नया सिकंदर इन्होंने नए यूरोपीय विद्वानों को कहा है। ठीक है, इस समय में तो यहाँ पर यह चैप्टर खत्म किया जाता है। चैप्टर हो गया, अब ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे अगले सेशन में। अब हम हिंदी का चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। बीबीडी का है, ये देख रहे हैं ना आप लोग, गाइड है। पहला क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट कौन थे? तो प्लेटो और कांट दार्शनिक थे। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, क्या है? ऑप्शन है निबंध, कहानी, भाषण। तो हम बताए थे भाषण है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कौन कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गोवा में हो सकते हैं। सी नंबर आंसर। मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया है? मैक्स मुलर ने किया है। कौन कौन सा बताए थे ना? कठ, कैन, हितोपदेश और मेघदूत, इन चारों पुस्तकों का, ग्रंथों का जर्मन में अनुवाद संस्कृत से किया था। कौन? मैक्स मुलर ने। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर को कहा था। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा जो घड़ा था किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। हम ज़्यादा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है। ठीक है ना। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश का है? सिंपल सी बात है, भारत को। भारत का प्राचीनतम भाषा कौन सी है? 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी है? तो संस्कृत। आगे, मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत का ही जनजाति है। ठीक है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्निस। ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। कठ और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? 20 नंबर का क्वेश्चन। कठ और कैन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? उत्तर हो जाएगा आपको जर्मन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन पर। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो लिखा थे जर्मनी के डेसाउ नगर में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। पॉज करके आप लोग अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा है तो देख लीजिए। ठीक है ना। इसके बाद है कि आगे है 28 नंबर पे चलते हैं। निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? हम बताए थे निरिवंश विद्या मानव विज्ञान है, मानव की उत्पत्ति के संबंध में वो होता है। शाहनामा का रचना काल बताए थे 10वीं और 11वीं सदी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? 1783 ईस्वी में। वाराणसी के पास सोने का सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को, अभी बताए थे। ठीक है, आगे है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्वज्ञान को। मैक्स मुलर का पिता कौन था? विल्हेल्म मुलर, वो भी हो चुका है। ठीक है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ है? तो आपका 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। दारिस क्या था? सोने से भरा हुआ एक सिक्का, सोने के सिक्का से भरा हुआ एक घड़ा। नमस्कार, थैंक यू। ऑब्जेक्टिव था ये।